हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज आप लोगों का स्पॉट टेस्ट हुआ है 4 नंबर, उसका हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया है 74 नंबर क्वेश्चन से। उसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एल्डिहाइड विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन विथ ए गिवन न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, कुछ एल्डिहाइड मेरे को दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में यहां पे जो दिया हुआ है हम लोगों को वो पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है पारा पे एक मिथाइल दिया हुआ है। और 4 में यहां पे जो दिया हुआ है वो NO2 के साथ CH2NCHO है। बच्चों आपको यहां पे दिख रहा होगा ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये दिया हुआ है हम लोगों को एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये जो 4 नंबर है उसको कहते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। और जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट में पढ़ाया था आप लोगों को कि एलिफैटिक एल्डिहाइड का ज्यादा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। बिल्कुल इसके आधार पे यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना है बच्चों कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एक तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो कहोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, और उसके बाद कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। इस तरीके से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। तो बच्चों एलिफैटिक एल्डिहाइड का ज्यादा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा 4, और ये तीनों का तीनों क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तब यहां पे देखोगे पारा पे +M है, यहां पे क्या लग रहा है +I लग रहा है, यानी कि 4 के बाद किसका होगा 2, उसके बाद किसका होगा 1, और सबसे कम किसका होगा थर्ड का। इस तरीके से यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 74 का जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, इसका आंसर यहां पे आ जाएगा सेकेंड। बिल्कुल यहां पे सेकेंड आ जाएगा। आप जानते हो कि इन जनरल आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट पढ़ाया था बच्चों कि सबसे ज्यादा होता है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, उसके बाद होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसके बाद होता है एलिफैटिक कीटोन, उसके बाद होता है मिक्स कीटोन, सबसे कम होता है एरोमेटिक कीटोन। इसके आधार पे आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है 75 नंबर। देखिए 75 नंबर में जो कहा जा रहा है इसको मैं ओपन करके बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। O है, इसके साथ यहां पे CH है, CH के साथ CH3 है, यहां पे CH नहीं होगा क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी है, तो यहां पे CH2 है। ऐसे ओपन करके बनाइए ना, क्या दिक्कत है। इसका आप लोगों को करना क्या है, सिंपल हाइड्रोलिसिस है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। तो यहां पे जो NaOH दिया हुआ है उस NaOH का OH- यहां अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मेशन कर देगा एसिटिक एसिड, जो कि कह रहा है यहां पे एक बन रहा है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के साथ पहले पूछ रहा है कि P क्या बनेगा। देखिए P क्या बनता है, तो ये एक ईस्टर है बच्चों, ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O के साथ O है और दिस दैट है। आप जानते हो कि ईस्टर के केस में न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो यहां पे आप एलिमिनेशन करोगे तो ये क्या बनेगा O-, यानी ये जो बन गया O-, और यहां पे C के साथ CH3 एंड डबल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा CH2। डायरेक्ट आप देख रहे हो सेकंड में यहां पे दिया हुआ है एसिडिफिकेशन, तो सेकंड में जब यहां पे लिखा हुआ है इसके केस में एसिडिफिकेशन, तो तुम कर दो इसका एसिडिफिकेशन, तो यहां पे O के साथ कर दो ये H, ऐसा कर दो, इसके बाद CH3 और यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दो। बच्चों आप जानते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन, इन, उसके साथ एल्कोहल को कहते हैं ऑल। तो एल्कीन का इन, एल्कोहल का ऑल, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इनॉल फॉर्म, जो कि होता है अनस्टेबल। तो अब ये तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर देता है कीटो फॉर्म में, यानी कि टोटोमेरिज्म करेगा ये। तो टोटोमेरिज्म करेगा तो O के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो CH2 H+ को पिक कर लेगा। तो आप देख सकते हो क्या फॉर्मेशन करेगा CH3 C और डबल बॉन्ड O दिखा दो, इसको सीधा कर दिया, और CH2- इस H+ को पिक करेगा तो क्या फॉर्मेशन कर देगा, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, यानी कि बोले तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। ये कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। तो आपको जो यहां पे सबसे पहले रिएक्शन में ये जो A है, A का जब हम लोग करेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस,
ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन है, NaOH का OH माइनस अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे बन गया आप लोगों को, यही बन गया इसके केस में P सबसे पहले बन गया एसीटोन। उसके बाद एक B दिया है, तो B क्या दिया है बच्चों, B दिया है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद यहां पे O है और ऊपर यहां पे CH है। वेरी गुड, देखिए ध्यान से अपने अपने क्वेश्चन में। उसके बाद दिया हुआ है यहां पे CH और फिर यहां पे दिया हुआ है CH3। डरने का नहीं, सबसे पहले अपने मन से डर को हटाना है। ये ईस्टर है, तो ईस्टर के केस में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो सबसे पहले मेरे को बना देना है एसिटिक एसिड, जो कि बना दिया। अब फर्दर यहां पे जो ये O माइनस निकला, मैं क्या करूं, ऐसा करूं कि एक ही बार में एसिडिफिकेशन करा देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार एक स्टेप बढ़ा देता हूं, आप लोग नहीं तो कहोगे कि सर जी बहुत शॉर्टकट भाग रहे हैं। अब एसिडिफिकेशन कर दो तो H प्लस यहां से जाएगा, तो H प्लस जाएगा तो यहां पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ऐसा बनेगा। और यही जो लिया गया है बालक, ये है B। ओके, तो A से बन गया था हम लोगों को पहले यहां पे एसिटिक एसिड और साथ में यहां पे टोटोमरिज्म होकर के एसीटोन। लेकिन B का जब करते हैं हाइड्रोलिसिस तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है एक तो एसिटिक एसिड, लेकिन ये जो बना है बच्चों, ये बना है इसके केस में इनॉल फॉर्म, यानी कि फिर से इसका हम लोग यहां पे कर देते हैं, बी वाले में भी जो बना है इसका कर देते हैं अब हम लोग टोटोमेरिज्म। अब जब टोटोमेरिज्म करेंगे तो O से अटैच्ड हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये यहां पे इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो CH माइनस H प्लस को पिक कर लेगा। तो क्या बनेगा रे बालक, CH3, उसके साथ यहां एक H प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, यानी कि CH3 CH2, अरे इधर से लिख रहा हूं, इधर से लिख रहा हूं, देखो ना CH3 H प्लस यहां ला दो CH माइनस पे तो CH2, यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी कि लिख दो यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसको हम लोग कहते हैं अब प्रोपेनल और इसको हम लोग कहते हैं, ये बन गया Q। ये क्या बन गया Q, ये हो गया Q। तो B से जो बना Q ये बन गया एल्डिहाइड प्रोपेनल और A से जो बना P वो बन गया इसके केस में एसीटोन यानी कि कीटोन। अब कह क्या रहा है सो सुनो, कह रहा है कि which of the following reagent is able to distinguish between the product P and Q, यानी कि आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ A and B एसिटिक एसिड बना, साथ में P और Q जो बना, तो P बना यहां पे एसीटोन और Q बना प्रोपेनल, इसके बीच में हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ल्यूकास टेस्ट, तो ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा तो आप टेस्ट करते हो एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन का थोड़ी ना करते हो, नहीं करते हो, तो ल्यूकास टेस्ट होगा नहीं क्योंकि वहां पे करते हैं एल्कोहल का टेस्ट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के द्वारा एल्डिहाइड का भी रिएक्शन होता है, कीटोन का भी रिएक्शन होता है। बच्चों आप जानते हो 2,4 DNP जानते हो ना, तो 2,4 DNP के साथ एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन कर लेता है, तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। फेलिंग सॉल्यूशन बिल्कुल आंसर हो जाएगा क्योंकि फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन नहीं दे सकता है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड बना है Q जो कि फेलिंग टेस्ट देगा, यहां पे रेडिश ब्राउन कलर आएगा, जबकि एसीटोन नहीं देगा फेलिंग टेस्ट। आंसर हो जाएगा थर्ड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, तो NaHSO3 के साथ एल्डिहाइड का भी रिएक्शन होता है और आप जानते हो कि एसीटोन का भी रिएक्शन होता है, दोनों का रिएक्शन हो गया, डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि फेलिंग टेस्ट Q वाला जो है वो एल्डिहाइड है वो देगा, जबकि P वाला जो है वो एक कीटोन है नहीं देगा। तो फेलिंग टेस्ट के द्वारा इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि है तो क्वेश्चन आसान कि पहले हाइड्रोलिसिस करो, यहां पे P और Q बनेगा इनॉल फॉर्म, उसका करो टोटोमेरिज्म और P बन जाएगा कीटोन और Q बन जाएगा एल्डिहाइड, उसके बाद डिस्टिंग्विश कर दो फेलिंग टेस्ट के द्वारा। हो गया ना, बहुत आसान। 76 तो बहुत आसान है बच्चों। आपको यहां से कह रहा है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन। ये कौन सा कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन इस तरीके से है कि RCH2OH, उसके बाद यहां पे RCHO, मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल से मेरे को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। आप खुद सोच करके देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि MnO4 इन एसिडिक मीडियम यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हम इसको ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप KMnO4 लेते हो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बना देगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है K2Cr2O7,
इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये आंसर हो सकता है? कहोगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड में आप जानते हो CrO3 दिया हुआ है, तो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जोन्स रिएजेंट का नाम आपने सुना होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बच्चों ये पीसीसी का स्ट्रक्चर है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही तो है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का स्ट्रक्चर है। आंसर हो जाएगा 4, बिल्कुल यहां पे 4 हो जाएगा, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं पीसीसी। बाद बाकी 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पे बन जाएगा आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कहेंगे 76 का आंसर 4 होगा, पीसीसी, उसी का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद सुनो 77 तो बहुत आसान है। 77 में कह रहा है कि द लोअर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल होता है। बिल्कुल सही है। हायर एल्डिहाइड कीटोन का जो होता है स्मेल वो ज्यादा अच्छा होता है, वो लेस पंजेंट और मोर फ्रेग्नेंट होता है, तो फ्रेग्रेंस अच्छा होता है हाइयर वाले का। तो द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आप जाकर के पढ़ सकते हो एल्डिहाइड कीटोन में, जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है उसी के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये सब बात। उसके बाद स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। जो हायर एल्डिहाइड कीटोन होता है, यानी कि जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड कीटोन होता है, उसका इस्तेमाल करता है परफ्यूम में या फ्लेवरिंग एजेंट में, फ्लेवर के लिए, स्मेल के लिए। तो बिल्कुल यहां पे 77 का आंसर जो यहां पे होने वाला है बच्चों, वो फर्स्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये आपको कहां मिलेगा एनसीईआरटी में? तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का जहां प्रिपरेशन खत्म होने के बाद जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए 78 भी उसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। 78 भी डायरेक्ट आपको दिया हुआ है एसर्शन रीजन का। एसर्शन सुनिएगा क्या कह रहा है कि मिथेनल, मतलब मिथेनल का मतलब हो गया फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद कह रहा है इथेनल, इथेनल का मतलब हो गया इसके केस में एसिटल्डिहाइड। उसके बाद यहां पे कह रहा है प्रोपानोन, प्रोपानोन का मतलब हो गया एसीटोन। ये 3 आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है मिथेनल, इथेनल एंड प्रोपानोन आर मिसेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही है। आप एनसीईआरटी पढ़ के देखेंगे, डायरेक्ट ये सब लाइन है, ठीक है ना, और ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं। तो जो लोअर एल्डिहाइड होता है, वो लोअर एल्डिहाइड पानी में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाता है, अगर उसका साइज बढ़ते जाता है, तो ये जो एल्काइल होता है, साइड चेन होता है, उसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक एंड का बढ़ने के कारण, साइज बढ़ने के कारण पानी में सॉल्युबिलिटी घट जाता है, इसलिए लोअर एल्डिहाइड जो होता है वही पानी में सॉल्युबल होता है, यानी कि मिथेनल, इथेनल और प्रोपानोन पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। सही है यहां पे एसर्शन। उसके बाद रीजन सुनिए क्या कह रहा है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो यहां पे वाटर के साथ H बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसमें O के ऊपर लोन पेयर है और वाटर के पास क्या होता है, O के साथ H होता है। तो O के साथ जो H है और C डबल बॉन्ड O के पास जो लोन पेयर है, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन सकता है, इसलिए पानी में आसानी से सॉल्युबल होता है। तो यहां पे कहेंगे 78 का आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि मिथेनल, इथेनल, प्रोपानोन आर मिसेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इसका रीजन है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ए हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से आते हैं बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन में। तो 79 नंबर में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। आप लोग जानते हो ना, कार्बाइल एमीन टेस्ट यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एमीन देता है। तो प्राइमरी एमीन देता है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेंजामाइड। बेंजामाइड हम लोग कहते हैं इसको। तो एमाइड तो टेस्ट देता नहीं है, कार्बाइल एमीन टेस्ट एमाइड नहीं देता है, तो इसको कट कर दीजिए, ये तो होगा नहीं आंसर।
सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बेंजाइल एमीन। तो बेंजाइल एमीन कहने का मतलब ये हो गया, यही हो गया हम लोगों का क्या, प्राइमरी एमीन। और याद होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते थे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, याद है बच्चों, तो यही जो फॉर्मेशन करता था बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल, फाउल स्मेल, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहां पे किया करते थे हम लोग। यानी कि ये प्राइमरी एमीन है, टेस्ट पॉजिटिव देगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एन मिथाइल एनिलीन। तो एन मिथाइल एनिलीन जो हो गया, ये हो गया हम लोगों को 2 डिग्री एमीन। तो क्या ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट नेगेटिव देगा। उसके बाद 4 ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, एसीटामाइड। तो एसीटामाइड बोले तो CH3C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, क्या ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे 79 का आंसर हो जाएगा 2। कार्बाइल एमीन टेस्ट जो देता है यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्राइमरी एमीन देता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोगों को मिलेगा ये एमाइंस वाले चैप्टर में, ये सिर्फ देता है प्राइमरी एमाइन, एमाइड वगैरह नहीं देता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। बिल्कुल सही है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड कहने का मतलब हुआ ये हो गया एन पे इथाइल, S डबल बॉन्ड O और इसके केस में यहां पे बेंजीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसी को कहते हैं। एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन है। और यहां पे देखोगे तो ये जो यहां पे होता है इसके केस में वो प्रेजेंट होता है हाईली एसिडिक हाइड्रोजन एटम। बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन एटम क्यों है, क्योंकि ये जो यहां पे प्रेजेंट होता है इसके केस में, वो होता है इसके केस में हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर। यही कारण है कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम होने के कारण ये जो होता है सॉल्युबल इन अल्कली। लेकिन स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, ये हो गया स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 वाला, स्टेटमेंट 1 में कह रहा था एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली, वो सही है स्टेटमेंट नंबर 1। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, वो कह रहा है NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो NN डाई इथाइल कहने का मतलब हुआ C2H5 का होल 2 N S डबल बॉन्ड O और फिर यहां पे हो गया रिंग। इसको कहा जाता है NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहां पे आप देखो तो नाइट्रोजन से अटैच्ड कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनसॉल्युबल इन अल्कली। आप लोगों को अगर किसी को ये नहीं मिला होगा एनसीईआरटी में तो मैं बता देना चाहता हूं, एमाइन चैप्टर में जब आप जाओगे तो एमाइन चैप्टर में जहां आप लोगों को पढ़ना है हिंसबर्ग टेस्ट से ये लिया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये ठीक है ना, बहुत आसान है। तो यहां पे प्राइमरी एमीन से बनता है ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि सॉल्युबल होता है अल्कली में, और सेकेंडरी एमीन से बनता है एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि इनसॉल्युबल होता है अल्कली में। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 80 नंबर का आंसर यहां पे जो होने वाला है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ये हिंसबर्ग टेस्ट से लिया गया है, आप अपने क्लास नोट्स में भी देख सकते हो, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपको मिलेगा एमाइंस चैप्टर में, वहां पे आप जाएं आपको जरूर अच्छे तरीके से मिलेगा लिखा हुआ। उसके बाद देखो बच्चों क्या दिया हुआ है 81 नंबर क्वेश्चन में। अब कह रहा है Which of the following reaction is called Gabriel synthesis of amines? ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन है। गैब्रियल सिंथेसिस कौन सा है, आप खुद सोच करके देखो। यहां पे कैसे कैसे ऑप्शन लिखे हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा दिया हुआ है और इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ दिया हुआ है और हीट। आप खुद बताएं क्या ये गैब्रियल सिंथेसिस है, कहोगे बिल्कुल नहीं, ये गैब्रियल सिंथेसिस नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन गैब्रियल सिंथेसिस है,
तो ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे NH, और फिर इसके केस में हम लोगों को दिया हुआ है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को एल्काइल हैलाइड, और थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है एक्वस NaOH। तो आपको बताना है इनमें से गैब्रियल सिंथेसिस कौन सा है। थर्ड में आप लोगों से दिया हुआ है RnO2, देखिए पहचाने आप लोग, और इसके केस में यहाँ पे निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी दिया हुआ है, चाहे यहाँ पे Sn प्लस HCl भी दिया हुआ है। क्या ये है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। और फोर ऑप्शन में कह रहा है बच्चों RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए दिया है Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ये भी आपको एनिन चैप्टर से लिया गया है। गैब्रियल सिंथेसिस सिर्फ यहाँ पे सेकेंड है, आप देख सकते हो। तो जो भी यहाँ R के जगह पे होता है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे जानते हैं। गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में कोई पूछेगा क्या बनता है, तो आप कहोगे प्राइमरी एमीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और साथ में आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि बनता है सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए बार बार वहां पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस सिर्फ यहां पे सेकेंड है, तो 81 का आंसर होगा बच्चों सेकेंड, बिल्कुल। और कोई भी यहां पे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का नहीं है। ये एमाइन चैप्टर में आप लोगों को दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहां पे क्या कहा है, ये दिया हुआ है मेरे को एक थैलिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। अब इस थैलिक एसिड का जो रिएक्शन दिया हुआ है एक्सेस अमोनिया के साथ, कोल्ड कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है। एक्सेस अमोनिया जब दिया हुआ है, आप लोग क्या करें, दो मॉलिक्यूल यहां पे ले लें अमोनिया। यहां मैं बता देना चाहता हूं जिनके पास पेपर नहीं है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अमोनिया यहां पे एक्सेस है। तो अमोनिया क्या है? एक बेस है, अमोनिया एक बेस है, और ये थैलिक एसिड क्या है? एसिड है। तो यहां पे हो जाता है बहुत ही सुंदर सा एसिड बेस रिएक्शन। तो जैसी एसिड बेस रिएक्शन होता है ना प्यारे बच्चों, तो यही फॉर्मेशन करता है O- और अमोनिया H+ ले गया तो NH4+ C डबल बॉन्ड O NH4+, इसको यहां पे कहा जाता है अमोनियम थैलेट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम थैलेट, ये कहते हैं। तो यही अमोनियम थैलेट सबसे पहले हम लोगों को बन गया P। अब जो P नंबर बना, इसको क्या करना है? हीट, तो बनेगा Q। और क्या बनता है सो सुनिए ध्यान से। यहां से आपको निकालना है 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, तो 2H निकाल देंगे तो बच जाएगा NH2। तो वाटर निकालो, 2H 1O, 2H 1O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल यहां से वाटर हम लोगों को निकालना है। तो जो बचा उसको लिखिए, तो बचा C डबल बॉन्ड O के साथ, इसके केस में NH2, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, इसको सब मिलके हम लोग कहेंगे थैलामाइड। बिल्कुल इसी को कहा जाता है थैलामाइड, और यही हो गया Q, यही हो गया Q। और इसके बाद बच्चों यहां पे जो कहा जा रहा है, इसके केस में एक और बात कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है, तो अब क्या होगा? तो मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे होता है अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन कैसे करना आप लोग? इसको तोड़ देना H+ और NH-, और यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, यहां से NH2- को बाहर करना, और ये यहां NH- को जोड़ देना। तो ये H+ NH2- मिलके बाहर, तो देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये बच जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बच जाएगा C डबल बॉन्ड O, यही वाला NH- इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यही NH- यहां पे आके बॉन्ड बना दिया। इसको कहा जाता है, अब यहां पे हम लोग कहते हैं इसको थैलिमाइड, बिल्कुल थैलिमाइड कहते हैं। और यही हो गया इसके केस में PQ के बाद यहां पे हो गया R। तो देख लो ना कौन सा आंसर आ रहा है, ऐसा आपको साफ साफ यहां पे पता चल रहा है। 82 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है सेकेंड नंबर। ठीक है, तो P में बनेगा बच्चों अमोनियम थैलेट, एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे, और Q बनेगा थैलामाइड, यानी कि हीट करके वाटर निकाल दोगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 थैलामाइड। और फर्दर जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो यहां पे अमोनिया बाहर हो जाता है, NH2-
और एक यहां से H+, अमोनिया बाहर होगा, एक NH- यहां पे CO+ के साथ ऐड हो जाएगा, फॉर्मेशन करता है थैलिमाइड। तो आप इस तरीके से देख सकते हो 81 का आंसर आपको आ जाएगा सेकंड। बिल्कुल आ गया ना सब लोगों को, बना था ना आप लोगों का अच्छे तरीके से, बिल्कुल। उसके बाद देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक 83 नंबर है, ये भी डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में जो एमाइन चैप्टर है उसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ का दिया हुआ है आप लोगों को ऑर्डर, पीकेबी का वैल्यू लिखा हुआ है एक्वस मीडियम में, वहीं से लिया हुआ है। सबसे पहले एक दिया हुआ है इथेनामाइन, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में बच्चों, ये है इथेनामाइन। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है NN डाइइथाइल इथेनामाइन, NN डाइइथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब हुआ टर्सरी एमीन, तो NN डाइइथाइल इथेनामाइन, ये हो गया इसके केस में। उसके बाद है N-इथाइल इथेनामाइन, तो N-इथाइल इथेनामाइन कहने का मतलब हो गया सेकेंडरी एमीन, इसको हम लोग कहते हैं N-इथाइल इथेनामाइन, ये हो गया सेकेंडरी एमीन। उसके बाद N-मिथाइल मिथेनामाइन, तो N-मिथाइल मिथेनामाइन कहने का मतलब हुआ बच्चों N पे है मिथाइल और एक ही कार्बन का पैरेंट चेन, तो N-मिथाइल मिथेनामाइन, ये हो गया इस केस में 4। अब आपसे पूछे जा रहे हैं पीकेबी का वैल्यू, तो जानते हो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी का यानी जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीकेबी का वैल्यू कम होगा। आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको जब तक मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ हो, जब तक मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ हो तब तक हम लोग निकालते हैं एक्वाटिक मीडियम में। जब तक बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी को निकालने के लिए मीडियम क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है तब तक हम लोग एक्वाटिक मीडियम में निकालते हैं। एक्वाटिक मीडियम में सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री का। अब आप कहोगे कि 2 डिग्री वाला तो होता है, यहां पे मिथाइल भी है और 2 डिग्री वाला इथाइल भी है, तो दोनों में से किसका ज्यादा होता है? तो बच्चों जब आपको इथाइल वाला भी 2 डिग्री हो और मिथाइल वाला भी 2 डिग्री हो तो ज्यादा होता है यहां पे इथाइल वाले का, बिल्कुल इथाइल वाले का यहां पे ज्यादा हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद यहां पे देखो किसका हो जाएगा, इथाइल वाला 2 डिग्री के बाद इथाइल वाला ही 3 डिग्री का होता है। उसके बाद होता है अब यहां पे मिथाइल वाला जो 2 डिग्री है, वो मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं और सबसे कम हो जाएगा यहां पे 1 का। इसलिए अब आप इसके आधार पे लिख दीजिए पीकेबी का वैल्यू, ये हमने लिखा है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज्यादा उसका पीकेबी का वैल्यू सबसे कम, और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम उसका पीकेबी का वैल्यू ज्यादा, यानी कि हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2 और सबसे कम हो जाएगा 3। देखो ऐसा कोई आंसर है 1 4 2 3। अरे तेरे, ये तो आंसर आ गया इसके केस में फर्स्ट ही आ गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपको डेटा कहां पे मिलने वाला है बच्चों, ये मिलेगा एमाइन चैप्टर में, जहां पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। उसी में एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है पूरा पीकेबी का वैल्यू, आप जाकर के मिला लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और अगर आपको जब तक मीडियम नहीं मेंशन हुआ है एक्वाटिक मीडियम में निकालेंगे। इथाइल में 231 यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, मिथाइल में 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और दोनों का 2 डिग्री जब होता है तो इथाइल वाले का 2 डिग्री का ज्यादा होता है, फिर होता है इथाइल वाले का 3 डिग्री, फिर होता है मिथाइल वाले का 2 डिग्री, और फिर हो जाएगा इथाइल वाले का 1 डिग्री। ये तो मैंने 4 जो यहां पे लिया हुआ है उसके लिए बताया है, बाद बाकी क्लासरूम में पूरा का पूरा मैं बच्चों को याद करा चुका हूं। आप देख सकते हैं अपना अपना एनसीईआरटी में, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो बच्चों 84 नंबर में क्या कह रहा है, 84 मैचिंग वाला क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड, जानते हो ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड कहा जाता है किसको, सैकरीन को। अरे और नहीं तो क्या, तो ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड कहा जाता है सैकरीन को। जाकर के पढ़ो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे आप लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर जहां पे पढ़ना है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जहां पे स्टार्ट किया है उसी के फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड कहते हैं सैकरीन को, जो कि सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो। तो ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड सैकरीन जो है, और थर्ड ऑप्शन हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर। उसके बाद ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, आपने सुना होगा BHT और BHA सुना है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दोनों क्या होता है, ये होता है आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट इन फूड।
एंटीऑक्सीडेंट फूड होता है। आप देखेंगे आपको मिलेगा, तो बी का आंसर हो जाएगा यहां पे 5, मैचिंग कर देंगे। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। उसके बाद सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, याद है सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड आपको बताया गया होगा, सोडियम बेंजोएट, टेबल सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या होता है, ये सब होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड यहां पे हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एक फूड प्रिजर्वेटिव्स है। उसके बाद फिनॉल के बारे में सुना होगा कि 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है, 0.2% ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि डी का जो आंसर यहां पे होने वाला है वो हो जाएगा 4, क्योंकि डी में दिया हुआ है हम लोगों को 1% फिनॉल और 4 ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, वो करेक्ट है। और उसके बाद ई में 0.2% फिनॉल जो दिया हुआ है वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि एंटीसेप्टिक, तो ई हो जाएगा सेकंड। बात खत्म, कितना आसान सा आंसर आ गया। तो 84 का जो आंसर यहां पे आने वाला है वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड एक एंटी यहां पे आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन हो गया एक एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, और सी का हो जाएगा फर्स्ट क्योंकि सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एक फूड प्रिजर्वेटिव्स है, डी का हो जाएगा 4 क्योंकि 1% फिनॉल जो हो गया डिसइंफेक्टेंट हो गया, और ई का हो जाएगा सेकंड क्योंकि 0.2% फिनॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और आपके पास एनसीईआरटी बुक जरूर होगा, आप लोग जरूर पढ़िए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के सिलेबस के लिए, ठीक है। ओके सर जी। उसके बाद देखिए 85 जो दिया हुआ है, इन द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, वेरी गुड। तो यहां पे एक पाराटोलिडीन, वेरी गुड, ये दिया हुआ है। बच्चों यहां पे आप लोग फंसे होंगे AC2O में, जो अच्छे बच्चे हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे वो तो नहीं फंसे होंगे, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है, AC2O कहा जाता है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। बच्चों AC का मतलब क्या होता है, एसिटाइल, तो AC को यहां पे एसिटाइल कहते हैं, बीच में एक O है, इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3CO का होल टू O, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे होगा मैकेनिज्म कौन सा, यहां पे इसको खटाखट तोड़ करके हटाइए ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन करिए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन करने के बाद यहां NH माइनस के साथ जाकर के जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और पारा पे जो मिथाइल है वो तो रहेगा ही, बात खत्म, पारा पे मिथाइल रहेगा, बाद बाकी जो निकलने वाला है वो तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस को ले जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड। और फर्दर इसका क्या कह रहा है, फर्दर इसका कराना है Br2 के साथ रिएक्शन। AC का मतलब बच्चों CH3CO और उसके साथ OH है, ACOH, इसी को लिखा हुआ है, ACOH का मतलब हो गया एसिटिक एसिड। हाँ, तो अब आप जानते हो कि यहां पे जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, Br+, और यहां पे जो बना है ये एक एक्टिवेटर है, ये प्लस एम शो करता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो पारा ब्लॉक है, जब पारा ब्लॉक है तो कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, यानी कि NH और C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और यहां पारा पे हो गया मिथाइल और यहां पे क्या हो गया, ब्रोमीन। बात खत्म हो गया, यही तो हो जाएगा। फर्दर इसका आपको हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, अगर इसका फर्दर एक स्टेप और बढ़ा देता, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देता, तो ये कन्वर्ट हो जाता NH2 में, ठीक है, लेकिन नहीं दिया है, आंसर यहीं पे रुक जाएगा। आप देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आंसर आपको यहां पे आ जाएगा थर्ड। पहले एनालिन का, यानी कि जो दिया हुआ है पारामिथाइल या पारामिथाइल कह सकते हो या 4 मिथाइल कह सकते हो एनालिन, उसका पहले करा दो एसिटाइलेशन और उसके बाद करा दो ब्रोमिनेशन, तो इस तरीके से आप लोगों को आ जाएगा आंसर इसका थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल ओके। ये हो गया सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किया यहां पे 96, और 96 नंबर इतना आसान क्वेश्चन है, इसको एक छोटा बच्चा बना सकता है। बच्चों क्या है यहां पे, देखो यहां पे रिएक्शन जो दिया है वो दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, की जो भी आयन होगा किसी भी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया हुआ है बस। तो बच्चों आप जानते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड
ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन कीटोन का करता है। और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, आपको मालूम होनी चाहिए। और ईस्टर का रिडक्शन नहीं होता है, इसके आधार पे आप कहोगे इसका आंसर जो आएगा बहुत ही सुंदर सा सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल आप देख लो, सेकेंड इसका आंसर आने वाला है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। आपको एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, एल्कोहल चैप्टर में आप जब बनाएंगे एग्जांपल एक्सरसाइज, वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर में क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ए बी सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप टॉलिन का रिएक्शन करवाते हो एनबीएस के साथ, तो आप लोगों ने सीखा होगा रिएक्शन एनबीएस के साथ होता है एफआरएस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये होता है बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। तो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होता है एनबीएस के साथ, बेंजाइलिक और एलाइलिक होता है। तो सबसे पहले ये बन गया मेरे को ए। उसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है केसीएन के साथ, तो आप जानते हो यहां से निकल जाएगा केबीआर, और केबीआर जब बाहर होगा तो कार्बन से लिंकेज हो जाएगा, तो कार्बन से लिंकेज हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये बन गया इसके केस में बी। तो ए बन गया ये और बी बन गया वो। उसके बाद यहां पे जो कहा जा रहा है, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा कि जब हम लोग किसी नाइट्राइल्स का रिएक्शन करवाते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, अरे डाइबल एच है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों आपको पता है ना, पढ़ाई हुआ है ना कि पहले इमीन में कन्वर्ट होता है CH डबल बॉन्ड NH में, और इमीन का जब होता है हाइड्रोलिसिस, तो जब भी डाइबल H के साथ यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल्स का, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो CN कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। तो यही हो गया C। आप देखो डाइबल H के साथ रिएक्शन आपको पढ़ना है, यही तो हो गया। तो A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया, वेरी गुड। यानी कि आंसर यहां पे 97 का 1 आ गया। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टेस्ट का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिए गए हैं, बिल्कुल नीट के पैटर्न पे है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते चलिए। उसके बाद सुनो बच्चों, 98 में क्या कह रहा है, ओहो मजा आ गया। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये फिर से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को दिया हुआ है एमाइन चैप्टर में, जहां पे आप लोगों को डाइजोटाइजेशन पढ़ाया है, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पढ़ाया है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दिया हुआ है। सुनिएगा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनोगे। कहा जा रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट यानी कि BF4 माइनस, इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और यही एक डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। बिल्कुल आप पढ़ करके देखोगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का एमाइन चैप्टर में जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है, सही है स्टेटमेंट। उसके बाद देखो स्टेटमेंट नंबर 2 कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसा होता है, ये Cl माइनस लगा दो बस, BDC इज ए कलरलेस, बिल्कुल सही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल सही है, एंड सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है। तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये स्टेबल होता है मात्र 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। ये कलर, ये यहाँ पे हम लोग कहते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी कि करेक्ट, सही है। उसके बाद 99 नंबर में आप सुनो बच्चों क्या कहा जाता है। 99 नंबर में आपसे कह रहा है इफ ए, सुनिएगा ध्यान से, ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल है जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया हुआ है। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी सजेस्टेड।
किसी इंसान के बॉडी में अगर नॉर एड्रेनलिन का लेवल डाउन हो गया तो कौन सा आप दवाई उसको दोगे, कौन सा मेडिसिन दोगे? बच्चों आप जानते हो कि बॉडी के अंदर अगर नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो आदमी चला जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन हो जाता है उस वैसे इंसान को। तो जब डिप्रेशन हो जाता है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन देंगे? एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देंगे, फेनिलजाइन देंगे। इप्रोनियाजाइड और फेनिलजाइन वही होता है एंटी डिप्रेसेंट। तो इप्रोनियाजाइड और फेनिलजाइन दे सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑफ्लोक्सासिन तो एंटीबायोटिक्स है, वो नहीं देंगे। टरफेनाडाइन वगैरह तो देंगे नहीं। यहां पे हम लोग कहेंगे फेनिलजाइन, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन के लेवल कम होने से इंसान का मूड खराब होता है, डिप्रेशन हो जाता है। उसके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देना पड़ेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में फेनिलजाइन है। उसके बाद देखिए 100 में क्या कह रहा है? 100 में फिर से कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट सुनिएगा, नॉट ए बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स। कौन सा यहां पे बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बिल्कुल है। उसके बाद एमिनोग्लाइकोसाइड्स बिल्कुल है। ऑफ्लोक्सासिन बिल्कुल है। तो बैक्टीरिसिडल है, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लोक्सासिन तीनों है। अरे भैया यहां पे आप जानते हो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फेनिकॉल, ये क्लोराएम्फेनिकॉल यहां पे आंसर हो जाएगा, जो कि होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, उसके ग्रोथ को रोकता है। यानी कि यहां पे आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। याद कर लीजिए, पेनिसिलिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, ऑफ्लोक्सासिन हो गया, ये होता है बैक्टीरिसिडल होता है। और जो टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और क्लोराएम्फेनिकॉल होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। यहां पे आंसर 4 में आपको जो क्लोराएम्फेनिकॉल दिया है वही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, और वो होता है एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है ना? तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों आपको समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बना होगा, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए गए हैं क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, ईमानदारी से पढ़िए, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन आप करिए पढ़ाई करने में अपने शिक्षा के तरफ। यानी कि अच्छे तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। हमेशा पढ़ाई के बारे में फोकस होना पड़ेगा, इधर उधर डेविएट नहीं होना है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।